तो तुमको बता दे, याद दिला दे कि ये जेएनयू है, यहाँ बाबा का राज नहीं, बाबा साहब का राज चलता है। तुम्हारी मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच को यहाँ रोजाना आग लगाई जाएगी। इनके हर शटडाउन जेएनयू के सामने हम ऐसा फाइट बैक करते रहेंगे कि वोट चोर गद्दी छोड़। एक महिला होने के नाते मैं कहूँगी कि वो महिलाओं को इंसान नहीं समझते हैं। आरएसएस की विचारधारा जो ये मनुस्मृति से डिराइव करते हैं, कोई भी ए पॉलिटिकल एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं हो सकता। मोदी जी को कैसे देखते? ऐसी बातें बोलते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्रिमिनलाइज, विलेनाइज, डिमोनाइज करती है। ही इज अ प्रॉपर गून। उनको ये दिक्कत है कि पढ़ भी रहे हैं, पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, हमारी औकात क्या है, तुम लोग कोटा से आते हो। नहीं, मैं उनकी बहन नहीं हूँ और मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूँ। तो मतलब आने वाले वक्त में क्या हम अदिति मिश्रा को कॉमरेड से कांग्रेट होते हुए देखेंगे? जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के चुनाव हो चुके हैं, नए प्रेसिडेंट चुने जा चुके हैं। स्टूडेंट यूनियन की एक नई किताब लिखी जा रही है और उसके फ्रंट पेज पे स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जीतकर प्रेसिडेंट बनकर वहां अपनी फोटो छपवाई है अदिति मिश्रा ने। सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस इलेक्शन का? बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था। जैसा कि मैंने बार बार कहा है, हर इलेक्शन का एक अपना एक्सपीरियंस होता है और आप उस इलेक्शन में आपका रोल क्या होता है उससे भी काफ़ी कुछ तय होता है कि आपका एक्सपीरियंस किस तरीके का, क्या आप कैंपेन कर रहे हैं, क्या आप खुद कैंडिडेट हैं और किस रोल के लिए आप कंटेस्ट कर रहे हैं। आप तमाम लोगों से मिलते हैं, लोगों स्पेशली जिन लोगों को आपसे ज़्यादा उम्मीदें हैं वो आपसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं बिठाकर, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग होता है इलेक्शन। हर इलेक्शन का अपना एक पूरा एक कहानी, एक स्टोरी होती है और अपना एक नेचर होता है। तो हाँ, ये भी इलेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अंत तक बहुत उम्मीदें थी हमें कि हम जीतेंगे और हम जीते भी। ये जो एक आपकी जीत जिसको मैं कहूँगा, ये एक हिस्टोरिकल विन है ना? आपने क्लीन स्वीप किया है, आपके अलायंस ने, लेफ्ट अलायंस ने जेएनयू में क्लीन स्वीप किया है। तो ये जीत आपके लिए बस एक जीत थी या फिर एक स्टेटमेंट था जो आपने सिस्टम तक पहुंचाया है? इससे पहले भी कॉमरेड धनंजय के यूनियन में क्लीन स्वीप ही था। उसके बाद पिछले बार एक सीट जो है जॉइंट सेक्रेटरी की चंद मार्जिन से एबीवीपी के पास था। लेकिन हाँ, इस बार ये हुआ है कि इतने रिप्रेशन, इतना, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, दारू बटा, पिज़्ज़ा बटे, ये सारी चीज़ें हुई, बहुत कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुआ। उसके बावजूद ना ही सिर्फ सेंट्रल पैनल में हम देखते हैं कि एसएल जैसे बड़े स्कूल, एसआईएस, ट्रिपल एस से लेके एसपीएस, इंजीनियरिंग में भी वो लोग आधे हो गए। संस्कृत में भी हम एक नॉन एबीवीपी जो कैंडिडेट हैं वो जीते हैं। तो ऐसे तमाम स्कूलों में हम देखते हैं कि या तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या फिर प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस या प्रोग्रेसिव लीनिंग वाले कैंडिडेट्स जीते हैं। और बहुत सारे डाइवर्स रीजन्स, डाइवर्स कम्युनिटीज़ से आने वाले लोग हैं इस काउंसिल में और बहुत खुश हूँ मैं। बहुत स्ट्रॉन्ग काउंसिल है और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम उतनी ही मजबूती के साथ इस साल यूनियन को चलाएं। तो आपके जो, जैसे आप प्रेसिडेंट बनी, ठीक है, आपके मन में क्या था कि जिस दिन मैं प्रेसिडेंट बन गई, सबसे कम टाइम फ्रेम में मुझे ऐसे 3 काम है जो मुझे करने हैं? अभी का जो यूनियन है, बेहतरीन लोग हैं, हर स्कूल में बेहतरीन लोग हैं और बाकी जो मेरे 3 साथी हैं वो भी सेंट्रल पैनल में, वो भी बेहतरीन है। तो हमारे पास 1 साल का वक्त है और हम चाहेंगे कि बैठकर मजबूती से, चाहे जीएस कैश की लड़ाई हो, चाहे एमसीएम की जो लड़ाई है वो आगे बढ़ानी हो, डेप्रिवेशन पॉइंट्स की बात हो, और उसके बाद जेएनयू में क्या प्रोग्रेस पिछले यूनियन ने जो डिमांड्स रखी थी, जिसे माना था, वीसी ने कमेटी का गठन करने के लिए बोला था, उसकी बात हो, या एसएल में जो एनईपी से जूझ रहे स्टूडेंट्स हैं, एफआईयूपी से, उनका जो वो एम्बिगुअस रूल्स को जो डीन और चेयरपर्सन अपनी मर्ज़ी से, अपने डिस्क्रिशन पे यूज़ करते हैं, उसके ख़िलाफ़ एक जवाबदेही मांगने की लड़ाई है। बहुत सारी लड़ाई हैं, बहुत लंबी लिस्ट है
और ये सब हमें करना है। इनमें से तमाम चीज़ें हमें पता है कि हम शायद फेल भी हो जाएं, लेकिन ऐसा कॉन्टिन्यूटी है। पिछले यूनियन की लड़ाई लाइब्रेरी वाली, स्पेशली सबसे पहले जो मैं आपको बता रही थी, ये सर्विलांस सिस्टम को एकदम सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे अगर हम ढीले पड़ गए, वहाँ पे हमने उन्हें लगाने दिया, तो उसके बाद हमारे फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी एज अ वुमन आई वुड से सबसे ज़्यादा कंसर्निंग यही है कि लाइब्रेरी बंद करेंगे वो लोग, फिर हमारे हॉस्टल्स पे कर्फ्यू टाइमिंग लगाएंगे, और जेएनयू है वो नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हाँ, लाइब्रेरी वाला इशू सबसे बर्निंग कंसर्न है इस समय, और बाकी तमाम इशू हम चाहते हैं हम बहुत ठहर के पाँव जमा कर उसको, वो लड़ाई को आगे लेके जाएं। बहुत सारी चीज़ें हमें उम्मीद है हम जीतेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हम शुरू करेंगे जो आगे का यूनियन भी कर सके। लेफ्ट की जो पॉलिटिक्स है, आप उसको जेएनयू के बाहर भी लेके जाना चाहते हो। लेफ्ट की पॉलिटिक्स जानी जाती है प्रोटेस्ट के लिए। आज के टाइम पे प्रोटेस्ट को एकदम से एंटी नेशनल बोल दिया जाता है, तो ऐसे टाइम पे अगर आपने कोई प्रोटेस्ट किया है, उसको एंटी नेशनल बोल दिया गया है या कुछ भी ऐसा है, आपकी सडन रिस्पॉन्स क्या होता है उस पे? कि हाँ, हम साइलेंट हो जाएंगे इस पे, या फिर हम एक एक्सट्रीम रेसिस्टेंस शो करेंगे? कहीं भी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हमने देखा है कि फार्मर्स मूवमेंट हुआ, विमेन रेसलर्स जो थी या उनके साथी, मेल साथी भी उनके साथ जो थे, वो जब सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको भी खालिस्तानी या फिर कांग्रेस का एजेंट और ये सब बताया जाता है। या मतलब आप कहाँ से आके अपना डिसेंट जाहिर कर रहे हैं, उसके हिसाब से इनके पास लिस्ट है टैग्स की, कि चाइनीज़ एजेंट, कांग्रेस एजेंट, खालिस्तानी, आईएसआईएस एजेंट, मतलब लंबा लिस्ट है। तो हम ऐसे समय में रह रहे हैं कि जो शिकायत करता है उस पे उल्टा एफआईआर होता है। तो लेकिन इस दौर में भी बहुत सारे लोग हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं, और लेकिन हम देखते हैं कि जब से ये शुरुआत हुआ इस सरकार का, और इस सरकार जो ये आइडियोलॉजी लेकर आती है, जो एक मनुवादी विचारधारा जहाँ पे सबके लिए जगह है, लेकिन वो सबका पायदान सेट है कि औरतें कहाँ रहेंगी, दलित कहाँ रहेंगे, ओबीसी कहाँ रहेंगे, मुसलमान कहाँ रहेंगे, क्रिश्चियंस कहाँ रहेंगे। वो अगर आप वहाँ से मोबिलिटी आने जाने लगी, तो वो आपको फिर आप उनके जो हिंदू राष्ट्र का जो अंडरस्टैंडिंग है, उनका जो देश का नेशनलिज्म का अंडरस्टैंडिंग है, उसको आप वो डिस्टर्ब करोगे तो वो आपको एंटी नेशनल बोलेंगे। अभी एक सच्चाई है कि प्रोटेस्ट कौन कर सकता है, कौन अफोर्ड कर सकता है, किनके घर ढा दिए जाते हैं, कुछ कई बार तो कुछ ना बोलने के लिए भी। किनके घर ढा दिए जाते हैं? हमें पता है कि सबसे ज़्यादा बुलडोज़र जस्टिस जो होता है इनके शब्दों में, वो मुसलमानों के साथ होता है। उनके वो बोलें चाहे ना बोलें, कोई शिकायत भी उनके खिलाफ कुछ कर दे तो पहले देखा नहीं जाएगा कि ड्यू प्रोसेस नहीं होगा, सीधे उनके घरों पर, मतलब एक तरीके से जो टेरर जो है, टेरराइज़ किया जाता है कि आपने हिम्मत भी की, सोचा भी अगर आपने बोलने का, तो सिर्फ आप पे कार्रवाई नहीं होगी, आपके शायद आपसे पहले जो आपके माँ बाप या दादा दादी या नाना नानी ने भी जो चीज़ें इकट्ठा की थी, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। आप अगर आप जो हैं स्लम्स में रहते हैं, ये रेखा गुप्ता कहती हैं कि प्रदूषण की बात होती है तो वो सीधे स्लम्स में जाते हैं कि वहाँ पे जो लोग चूल्हे पे खाना बना रहे हैं उससे प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इनका हमें समझ में आता है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये हर चीज़ का जो ठिकरा है वो किस पे फोड़ना चाहते हैं। वो मार्जिनलाइज्ड कास्ट, मार्जिनलाइज्ड क्लास, मार्जिनलाइज्ड रिलीजन के लोगों पे, जिनको वो और डरा के, चाहे हम जेएनयू में जब हम नजीब की बात करें तो नजीब का जो फोर्स्ड डिसअपीयरेंस है, वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जेएनयू में आप सोच रहे हो अगर कि आप आके अपनी पॉलिटिक्स करोगे, आप अपनी पढ़ाई लिखाई करोगे। जेएनयू से इसलिए भी नफरत है उन लोगों को, क्योंकि लेकिन आप तो कर पा रही हैं ना। आपने कहा कि आप जेएनयू में आओगे, पॉलिटिक्स करोगे, आप पॉलिटिक्स भी कर रही हैं जेएनयू में। आप प्रेसिडेंट हैं। पॉलिटिक्स यहाँ पे हर कोई, सिर्फ मैं नहीं, आप लंबा जो लिस्ट देखिए कि कौन से लोग किस किस
कम्युनिटी से आने वाले लोगों ने प्रेसिडेंशियल डिबेट में हिस्सा लिया है, कौन से, चाहे सिर्फ वहाँ नहीं, या आप देखिए ट्रिपल एस में जो काउंसलर्स हैं हमारे। और तो वही मैं कह रही हूँ कि जेएनयू इनकी आँख में इसलिए खटकता है कि ये प्लेटफॉर्म देता है। और जेएनयू, मैं ये नहीं कह रही हूँ जेएनयू में कोई, मैं कह रही हूँ जेएनयू जो बना है वो कई सालों से कई लोगों जो यहाँ का फीस का मॉडल है वो ये अलाउ करता है। यहाँ का जो एमसीएम है, डेप्रिवेशन पॉइंट है, ये पॉलिटिक्स यहाँ की सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ पे तो बहुत महान लोग हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग जो संघर्ष करके यहाँ आए हैं, उन्होंने यहाँ की पॉलिटिक्स को शेप किया है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ की पॉलिटिक्स क्या होगी। आप ऊपर से कोई यहाँ पे नहीं बोलता कि हम तो बहुत महान हैं, हम बहुत अच्छी बातें करते हैं। नहीं, आप महान नहीं है, यहाँ पे कोई महान नहीं है। यहाँ पे सबकी बातों का स्क्रूटनी होगा। यहाँ पे जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आए हैं, उन्होंने शेप किया यहाँ की पॉलिटिक्स को, और तब आप हिस्सा लेते हैं यहाँ की पॉलिटिक्स में। तब ये पॉलिटिक्स डीयू से अलग है और तमाम जगहों से अलग है। जब आपका रिजल्ट आया, जब आप प्रेसिडेंट चुनी गई थी, तो सबसे पहली बात क्या आई दिमाग में? हम बहुत खुश थे क्योंकि बाकी हम 4 सीट पे जीते। हमारे कई जो सारे हमारे पैनल, हमारे अलायंस के जो भी काउंसलर्स थे वो जीते हैं। 3 जो है हम एसआईएस में जीते हैं, 4 हम एसएल में जीते हैं 6 में से। हम 4 हमने 6 में से ट्रिपल एस में जीता है, तो और भी तमाम स्कूल्स में। तो बहुत खुशी थी कि, और ये भी था कि पिछले बार कॉमरेड नीतीश का जो यूनियन था उनके लीडरशिप में, तो बहुत सारे एबीवीपी के काउंसलर्स थे। उसकी वजह से हर वक्त डिस्ट्रप्शंस, हर वक्त मारपीट, गाली गलौज होता था। तो नहीं, ये तो आप पॉलिटिकल पे चली गई। मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ आपसे, क्या लगा कि अरे यार बहुत मेहनत की थी, थैंक गॉड अब बन गई? पर्सनल मेरे लिए ये उतना पर्सनल था नहीं। हाँ, ये लगा कि घर वालों को शायद पता चल गया होगा, अब फोन आएगा, क्या कर रही हो तुम वहाँ पे? हाँ, क्या पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। और दूसरा ये था कि सब कोई खुश था, मैं भी खुश थी डेफिनेटली। वो उसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है कि मैं भी खुश थी कि हम जीत गए। और बिल्कुल सिर्फ मैंने मेहनत नहीं की थी, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा मेहनत करने वाले और लोग थे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। जो जितने कॉमरेड्स थे वो खुश थे, एंड दे वर हैप्पी फॉर मी, एंड आई वाज हैप्पी दैट दे वर सो हैप्पी कि मैं, या कुछ भी जो भी, अगर मेरे कुछ भी करने से व्हेन दे कम एंड अप्रिशिएट मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे ये भी अच्छा लगा था हम 4 सीट जीत गए, और क्योंकि एक डर था कि अगर एक भी सीट जाती है तो बहुत मुश्किल होगा। सो या, आई वाज रियली हैप्पी। तो आपकी मतलब बात कब हुई घर वालों से कि हाँ हेलो मम्मी पापा जीत गई? नहीं, उन लोग का कॉल आया कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। उनको पता ही नहीं था कि आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हो? नहीं पता था। आपने उनको बताया ही नहीं था? I don't come from such a background where this would have been appreciated, but I had to because मतलब politics is a good thing। और हाँ, पॉलिटिक्स इज द मोस्ट, आई वुड से, सीरियस प्रोफेशन। हाँ, वो इस देश का फ्यूचर डिसाइड करती है। और बाकी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया, तो फिर मुझे लगा मुझे करना है। और मुझे लगा कि आई वाज नॉट श्योर हाउ दे वुड रिएक्ट। सो मैंने कहा कि ठीक है, इसको थोड़ा एम्बिगुअस ही रखते हैं और कर लेते हैं, उसके बाद बता देंगे। अच्छा, जैसे बीइंग अ फीमेल एक्टिविस्ट, अ लीडर, अ स्टूडेंट लीडर, अ पॉलिटिशियन, क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं एक फीमेल को? पहले तो क्योंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, हर चीज़, अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं, अगर आपकी फ़ोटोज़ नहीं हैं, तो आप हो ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं। सोशल मीडिया पे तो ममदानी को न्यूयॉर्क का फर्स्ट इंडियन ओरिजिन मेयर बन गया वो, जस्ट बिकॉज ही वाज वेरी मच अप्रिशिएटेड ऑन सोशल मीडिया। यस, दैट इज़ द थिंग ना। तो अभी यहाँ पे भी जेएनयू का भी जो पॉलिटिक्स है बहुत कुछ स्पेक्टिकल का हो गया है। फॉर इंस्टेंस, अगर पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर कह दीजिए, टोटली अनफिल्टर्ड है। लाइक
नहीं, it would be, I don't know, disrespectful for so many people. But I'm just saying कि but social media is a good thing कि आपका मैसेज बहुत लोगों तक पहुंचेगा जो शायद प्रोटेस्ट में ना आ पाए उससे। लेकिन ये बहुत ही कैमरा सेंटर्ड भी हो जाता है कि आप अगर कैमरे के दायरे में नहीं हो तो आप एक्टिविस्ट ही नहीं हो। आप कैमरे के दायरे में हो तभी तक आपने एक्टिविज्म किया है, नहीं तो नहीं किया है। ये होता है कि बहुत हमें पता है कि ये इस रेजिम में ट्रोल आर्मी का अपना अलग एक जॉब प्रोफाइल है। तो जैसे मेरे पेरेंट्स भी डर गए थे, नीचे ऐसी चीज़ें लिखी जा रही थी बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल। और एक फीमेल को ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं बेसिकली। सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई नहीं, बहुत ही कुछ चीज़ें बहुत ही इनसेंसिटिव, रेप थ्रेट्स, ये सब इससे पहले भी हुआ है। ये बाकी मुझे लगता है हम ट्विटर का जानते हैं। ट्विटर पे इससे पहले जो विच इज़ एक्स नाउ, जो सुल्ली बाई एंड ये सब हुआ, मतलब वो तो बहुत पुरानी चीज़ें हो। फिर भी वो दिखता है ना कि अगर आप औरत होके बोल रहे हो, लोगों को नहीं पसंद आएगा आपका पॉलिटिक्स, और ये सारी चीज़ें आपको आपके बारे में लिखा जाएगा। एंड फिर अगर आप देयर आर ऑल्सो पीपल, अगर आप कमेंट्स को टर्न ऑफ करते हो, लाइक इफ तो दे विल लाइक ओ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल कर दिया। एंड देयर आर लिटरली पीपल लाइक दिस, एंड इट्स सो फनी कि यार क्या है, मतलब कुछ भी लोग लिखते हैं एंड दे डू नॉट थिंक, इफ यू डू नॉट एंड I wonder that if they do not like something, they should just not give their time to that. No, they should just move on, listen to something they appreciate. Why do they even bother to comment का वो क्लिक करके उसको खोल के उस पर टाइप करने का इतना? जैसे आपके पास आज़ादी है, you have freedom of speech, उनके पास भी है। हाँ, तो वो एक्सरसाइज करें कुछ और करने में, वही है। हाँ बिल्कुल है, उसका वो लोग बिल्कुल उपयोग इसलिए इस तरीके से करते हैं कि सामने वाले को थ्रेटन करें, सामने वाले को बुली करें। तो वो चीज़ एक है जो और वो भी बहुत सारे अननोन लोग होते हैं जिनका अगर जेएनयू के लोग तो अगर लिखते हैं वो समझ में आता है कि आप और जेएनयू के स्टूडेंट्स लिखेंगे उसका लहजा अलग होगा। वो आपकी बात पे लिखेंगे, वो लिखेंगे कि आपने ये बात कही थी, ये नहीं मंजूर है हमें, ये चीज़ एक होती है। लेकिन जो बाहरी लोग होते हैं वो लिखते हैं और वो ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो स्पेशली यू आज ना माई पेरेंट्स गॉट रियली स्कैर्ड कि ये सब क्या लिखा है, तुम्हें क्या हो जाएगा, सेफ्टी वगैरह का इशू। तो अच्छा, एक व्यक्ति हैं विकास पटेल नाम है, जानती हैं? ऑफ कोर्स जानती हूँ, उन्होंने मेरे पेरेंटेज को ही बदल दिया था स्टेज पर से। सो वो एबीवीपी के कैंडिडेट आपके अगेंस्ट कंटेस्ट कर रहे थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, है ना? कांग्रेचुलेट किया उन्होंने आपको जीतने के बाद? मॉरल कर्टेसी। आई डिडंट इवन बॉदर एंड मैंने अभी तक सोचा नहीं, बट नो आई डोंट रियली, क्योंकि डिफरेंस तो पॉलिटिकल होते हैं ना, पर्सनल तो नहीं होते। एट द एंड आप सब एक जेएनयू का ही पार्ट है। नहीं, देयर इज अ डिफरेंस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, लाइक हमारे एसएफआई के साथ भी हैं, डीएसएफ के साथ भी हैं, बट देयर इज स्टिल अ स्कोप ऑफ ब्रिजिंग द गैप्स एंड कमिंग टुगेदर। और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक बापसा है, पीएसए है, और एनएसयूआई मान लीजिए, वो भी जैसे आपने ना, माफ़ कीजिए मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने बहुत स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि हमारे हॉस्टल टाइमिंग्स पे लिमिट लग जाएगी, लड़कियों को दिक्कत होगी। तो मैं इस सज्जन व्यक्ति से, विकास पटेल से, एक छोटे से कन्वर्सेशन का उनके साथ हिस्सा था मैं, तो वहाँ बात चल रही थी उनसे, तो मैंने उनको यही बोला कि उनके जो कोर मुद्दे हैं आपके अगेंस्ट, जो इलेक्शन कंटेस्ट किया है उन्होंने, वो जीती भी हैं। वो कह रही थी ये चीज़ बहुत स्टार्टिंग से ही, क्योंकि आपने स्टेजेस पे भी कही, स्पीचेस में भी ये बात कही, आपने विमेन सेफ्टी का भी मुद्दा उठाया, सब कुछ। तो उन्होंने ये बात कही कि यार हमको इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों माना जाता है, आप हमारे पास आइए, बात कीजिए। उन्होंने ये बात बोली कि हम तो नहीं कह रहे कि हम किसी भी तरह से आप लोगों पे टाइम बॉन्डेज लगा देंगे किसी भी तरह का। शो यू द वीडियो, ही इज अ प्रॉपर गून, लाइक एस्टैब्लिश्ड। रवीश, आप एक बड़ी बात बोल रही हैं। मैं बिल्कुल ही इज अ गून। या व्हाई डोंट आई शो यू द वीडियो? उन्होंने मारा है, ट्रिपल एस में हमारे कॉमरेड्स को मारा है, उन लोगों ने नीतीश को मारा है,
और वो मैं तो रवीश कुमार वाला वीडियो तो मैंने अभी देखा था। आई वॉज ऑल्सो रियली शॉक कि भाई ये तो मतलब पुराने दौर के हैं, वो मुझसे ये बोल मंझे रहे थे हुए। कि अगर उनको किसी तरह का सेफ्टी थ्रेट होता है, ठीक है, उनको किसी तरह का इशू है, एट द एंड हम सब जेएनयू के हैं, वो भी मेरी बहन जैसी हैं, वो मुझे बताएं, हम लोग चेक करेंगे कि नहीं उनको नहीं, कोई मैं किस उनकी तरह का बहन नहीं हूँ। सेफ्टी थ्रेट दे सकता है। नहीं नहीं, मैं उनकी बहन नहीं हूँ और मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूँ और तमाम महिलाएं अपना सुरक्षा खुद कर सकती हैं। और मैं जो अपनी बात कह रही थी वो ये कह रही थी कि बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनके साथ हमारे बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बहुत डिबेट्स होते हैं, और बिल्कुल मैं बता रही हूँ बहुत एक्सट्रीम डिबेट्स होते हैं, but still we can shake hands, we can talk, we can smile at each other because we don't beat each other, we don't abuse each other. ये इतना एक जो आप बोल रहे हैं ना ह्यूमन कर्टेसी, वो है हमारे बीच में कि हम देखें तो हम अपना सर ऐसे झुका के नोट कर सकते हैं। लेकिन एबीवीपी इन सब चीज़ों के खिलाफ है, वो मारती है, उन्होंने मारा है, उन्होंने ये कहा है कि तुम्हारी औकात क्या है, कॉमरेड मनीषा को, कॉमरेड नीतीश को, कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम लोग कोटा से आते हो। उन्होंने ये कहा है कॉमरेड नीतीश को कि चुप क्यों हो, सेक्स चेंज करा लिया है क्या। उन्होंने कॉमरेड मुंतहा को ये कहा है कि तुम पैलेस्टीन जाओ, पाकिस्तान जाके नजीब को ढूंढो। हम सॉरी, हमें उन लोगों से उतना वो ऐसा मन भेद और मतभेद दोनों है। आपके लिए, आप जिस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, वो एक महिला होने के नाते मैं ये कहूँगी कि वो महिलाओं को इंसान नहीं समझते हैं। कौन? आरएसएस की विचारधारा जो ये मनुस्मृति से डिराइव करते हैं, जो तो उसमें यही है ना कि औरत को हमेशा, औरत अपने आप से सोच नहीं सकती है, औरत को अपने बाप, भाई, पति, बेटा, इन सब के अधीन रहना है हर वक्त। तो मैं सॉरी, आई वांट माय फ्रीडम, मैं अधीन किसी के नहीं रह आप पता है सकती। बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोल रही हैं इस टाइम पे, और बहुत एक्सट्रीम चीज़ है ये, और मैं इस पे, ठीक है, आपका व्यू है, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, आप कह सकती हैं। आपको नहीं लगता जस्ट बिकॉज आप अदिति मिश्रा हैं, आप इसलिए ये बात कह पा रही हैं? अगर आप आलिया मुनीर होती या हो फिर सकता है। आप सिर्फ अदिति कुमारी होती, कह सकती थी आप ये बात? जेएनयू में लड़कियां कहती हैं, लेकिन बिल्कुल मैं अपना प्रिविलेज एक्सेप्ट कर रही हूँ, और मैं शायद इसलिए कह भी रही हूँ कि मैं कह सकती हूँ तो मुझे कहना चाहिए। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं कि आप प्रिविलेज्ड हैं? हाँ, कैसे? मैं एक सर्टेन कास्ट लोकेशन से आती हूँ कि जो ये गवर्नमेंट है, मुझे पता है कि यहाँ पे जो नाम आपने लिया, आलिया मुनीर कोई होती और वो ये बात कह रही होती, तो उनके साथ जो ट्रीटमेंट होता, वो मेरे साथ जो ट्रीटमेंट होगा या हो रहा है कमेंट बॉक्स में या कहीं से भी, या घर से जो सुनने को मिल रहा है, उससे 100 गुना ज़्यादा होता उनके साथ। ये बिल्कुल मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर रही हूँ, और इसलिए मुझे और जिम्मेदारी लगती है कि अगर मैं बोल सकती हूँ तो मैं बोलूँ। हम जेएनयू में बैठे, यहाँ पे लेफ्ट की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसका, स्टूडेंट्स में भी, फैकल्टी में भी। जेएनयू से जैसे ही बाहर जाते हैं लेफ्ट कमज़ोर हो जाता है। आप डीयू जाएंगे, वहाँ पे एबीवीपी की एक बहुत बहुत अच्छा, मतलब जिसे कहना चाहिए ना, कैडर है वहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग कैडर है। हम जेएनयू से जैसे ही डीयू तक जाते हैं, जो लेफ्ट है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। क्यों? फ़िलहाल तो मजबूत हो रहा है। आप देखिए इस बार जो इलेक्शन हुआ उसमें एसएफआई आइसा का जो अलायंस था, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बिल्कुल बहुत ही क्या कहेंगे, क्रिस्प वे में इसकी वजहें हम बता सकते हैं। पहले तो यहाँ की जो राजनीति है, क्योंकि जेएनयू का कैंपस का जो मॉडल ऐसा है, ये क्लोज कैंपस है, तो यहाँ बात होती है। हम बात कर रहे थे कि आपसे पहले भी जो व्यक्ति मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने भी यही सवाल पूछा था, तो हम
जाएंगे, मिलेंगे लोगों से, तमाम जो हमारे कॉमरेड्स हैं हमारे संगठन में, वो लोगों तक जाएंगे, बाकी स्टूडेंट्स से उनका ओपिनियन पूछेंगे, उनसे डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो अपना पर्सपेक्टिव समझा पाए। कई बार वहाँ से सवाल लेकर आकर फिर हम डिस्कस करते हैं कि इस सवाल का क्या जवाब होगा, ये क्या हम यहाँ पे फॉल्टर कर रहे हैं, क्या हम जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, ओपिनियन क्या है। तो ये यहाँ पॉसिबल हो पाता है। यहाँ पे फिर एक डायरेक्ट अगर सर्विलांस पे है तो 10 लोग, 10 संगठन 10 तरीके का आर्ग्यूमेंट उस पर देगा और सबको सुनना पड़ेगा और अपना जो विचार है एक बार जो सोच लिया वही, वो फिर उस हिसाब से आपको उस पर कार्रवाई करनी होगी। ये एक चीज़ है जो ड्यू में मुझे लगता है नहीं पॉसिबल है, नहीं possible। इसीलिए लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट जो है पैसे के दम पे नहीं कर सकता, उसको बात करनी होगी। और क्योंकि वहाँ पे ऐसे हॉस्टल, डेजिग्नेटेड रेजिडेंशियल एरियाज नहीं है उस तरीके तो से, जिस तरह जेएनयू में लेफ्ट बात कर पाता है, डीयू में नहीं कर पाता। को देखिए ऑफ कोर्स जब बढ़ा है तो वो कोशिश हुई है, लेकिन जैसे अगर हम अभी बैठकर यहाँ पे कि कोयना में आप जाइए, शिप्रा में आप जाइए, गोदावरी, साबरमती, झेलम, उस तरीके से एकदम रेगुलर बेसिस पे वो बात नहीं हो पाती है। उसके अलावा जो पैसे का है, चाहे आप सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ नहीं, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर भी देखिए कि कॉरपोरेट से फंडिंग आएगा तो आप ज़्यादा विजिबल होंगे, आपकी पॉलिटिक्स जो लोगों तक पहुंचेगी ज़्यादा, आप ज़्यादा कन्विंस, आपका न्यूज़पेपर में भर भर के आ रहा है, टेलीविज़न पे, इंटरनेट पे, हर जगह। और एक उसके ऑपोजिट में ऐसा पॉलिटिक्स है जो शायद जिनकी पॉलिटिक्स है उनसे चंदा लेके किया जा रहा है। अभी अगर हम जेएनयू एसयू आगे कुछ काम करते हैं तो हम कमरों में चंदा लेने भी जाएंगे, चाहे 20 रुपए कोई दे या 500 कोई दे, उस चंदे पे काम होगा। तो वो फिर अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी, तो वो थोड़ा मेहनत का काम हो जाता स्टूडेंट है। यूनियन का जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात करता है या फिर वो एक नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाता है, या फिर उसके जो जितने भी व्यूज ओपिनियंस है उसको भी इफेक्ट करते हैं? इसको बहुत शॉर्ट में बताइएगा मुझे। शॉर्ट में यही कहेंगे कि जेएनयू का तो बदनाम जेएनयू को इसलिए भी किया गया है कि ये लोग दुनिया भर की बात क्यों करते हैं, ये फ़िलिस्तीन की बात क्यों करते हैं, ये बाहर जो हो रहा है उसकी बात क्यों करते हैं, ये एसआईआर की बात क्यों कर तो रहे हैं। यूनिवर्सिटी की भी तो बात करनी चाहिए ना, एक स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट को, है ना? आप लेकिन मैं इसमें कहूँगी कि अंदर जो चीज़ें हो रही हैं यूनिवर्सिटी में, वो आइसोलेटेड तो नहीं है। बाहर जो चीज़ें हो रही हैं उसका एक हिस्सा है, और बाहर जो चीज़ें हो रही हैं वो उस कॉन्टेक्स्ट में रख कर ही हम देख सकते हैं, नहीं तो हम रूट तक पहुंच नहीं पाएंगे कि दिक्कतें आ कहाँ से रही हैं। आज से 9 साल पहले या 10 साल पहले उस वक्त के सांसद आदित्यनाथ योगी जी, जो उस वक्त सांसद थे, आज मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था जेएनयू को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, साध्वी प्राची ने बोला था कि यहाँ जो फंडिंग होती है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से होती है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना? आपको कैसा लगा ये सब सुन के? रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि हम मुफ्त खो रहे हैं, 50-50 साल के बुढ़े पढ़ रहे हैं इधर, इसको बंद कर देना चाहिए। तो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जेएनयू इनको बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि जेएनयू वो हर चीज़ है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो हर चीज़ है जो इनकी आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, को उन्होंने अपोज जो करता है। कहा, इन दोनों ये अच्छे बड़े नेता हैं, इन्होंने जो चीज़ ये बोली आपके कैंपस के बारे में, आपको कैसा लगा, बुरा लगा? बिल्कुल, क्यों नहीं बुरा लगेगा कि यहाँ पर लोग पढ़ते हैं और यहाँ पे तमाम जगह से ये कैंपस, कई ऐसे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो शायद आईआईटी नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो जेएनयू में आके अपना रिसर्च करते हैं। वहाँ यू आर स्टार्विंग दिस यूनिवर्सिटी ऑफ फंड्स बिकॉज यू डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, यू डू नॉट लाइक द फैक्ट दैट स्टूडेंट्स कैन स्टडी एंड पे सो लेस एंड विद डिग्निटी एंड डू पॉलिटिक्स ऑल्सो। उनको ये दिक्कत है कि पढ़ भी रहे हैं, पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं और बेहतरीन पढ़ाई कर रहे हैं, बेहतरीन बेस्ट प्रोफेसर्स से पढ़ रहे हैं। ये उनको नाकाबिले बर्दाश्त है और पता है कि यहीं के लोग पढ़कर उनसे सवाल पूछते हैं, तो ऑफ कोर्स वो चाहेंगे कि बंद हो, वो चाहेंगे कि डिबेट डिस्कशन बंद हो। और जो पूरा लेफ्ट ग्रुप है वो एक एलिगेशन लगाता है एबीवीपी पे कि ये एक माउथ पीस है गवर्नमेंट का। क्या आप इस चीज़ से इत्तेफाक रखती हैं? वो सिर्फ माउथ पीस ही नहीं है, वो एक्टिव लोग हैं, वो जो उनकी जो सोच है, जो आरएसएस की सोच है, वो एबीवीपी आरएसएस का नहीं, बॉडी मैं है। अब मैं इससे पूरा क्वेश्चन आपसे कर लूँ। जैसा मैंने आपसे कहा कि
लेफ्ट का एक एलिगेशन है कि एबीवीपी एक माउथ पीस है गवर्नमेंट का, यस और नो? यस। यस, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन जो मैंने पूछा कि आपकी यूनिवर्सिटी को ऐसे बदनाम किया गया, ठीक है, योगी जी ने कुछ कहा, साध्वी प्राची जी ने कुछ कहा, आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? एबीवीपी का अगर कोई कार्यकर्ता होगा तो वो क्या क्या कहेगा, उसका स्टैंड क्या होगा इस बात पे? यूनिवर्सिटी तो उसकी भी है। तो पिछले यूनियन में जॉइंट सेक्रेटरी जीत कर आए थे एबीवीपी के, उससे 10 साल पहले एक और जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनका नाम शायद सौरभ शर्मा था। उन्होंने उनके लीडरशिप में शट डाउन जेएनयू का आंदोलन शुरू हुआ था और उसके बरक्स जेएनयू के स्टूडेंट्स का फाइट बैक। तो जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा था कि शट डाउन हाँ, एबीवीपी JNU, का, हाँ, है ना? एबीवीपी भी उस विचारधारा से, एबीवीपी को जेएनयू का आइडिया नहीं पसंद है। आपको कैसा लगेगा अगर आपके दोस्त, दोस्त कहना चाहिए मुझे, फिर आपके सहपाठी विकास पटेल ये बोले कि नहीं ये गलत कहा उन्होंने, उन्हें नहीं कहना चाहिए था? विल यू वेलकम दिस? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? वो कहे कि रेखा गुप्ता जो कही है या योगी आदित्यनाथ जो कहा है वो गलत कहा है, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। वो कहे तो कहे ना कहीं पे। अगर वो ऐसा कहेंगे फिर? बहुत अच्छी बात है भाई, कहे ना, लेकिन वो नहीं कहेंगे। कहे तो सही, क्या दिक्कत है? उन्हें कहना चाहिए। बिल्कुल उनसे मुलाकात हुई थी मेरी, उन्होंने कहा है ऐसा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो ऑन कैमरा वो कंडेम करे, वो पर्चा जो हमारे खिलाफ लिखते उन्होंने हैं, कंडेम किया इसको। बढ़िया है, हम आपके वीडियो में देखेंगे और हम उसको बिल्कुल उसको सराहेंगे कि भाई अच्छी बात है। उन्होंने वो कहें कि उन जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो दिवाली में जिन्होंने क्रैकर्स बर्स्ट कराए कि सनातनी सरकार है, क्रैकर्स मैंने बर्स्ट उनसे एक करते बात हैं। बोली कि मैंने उनसे पूछा आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैंने कहा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से आ रहा हूँ, दिल्ली एंटर करते ही गाज़ियाबाद की तरफ से ही थोड़ा सा आंखों में जलन महसूस हुई, तो पता चल सकता है मुझे कि मैं इस टाइम कैसा हूँ। बोले नहीं पोल्यूशन है, नो डाउट है। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, पता है मैं क्यों कह रहा हूँ? आई एम नॉट एबीवीपी, मैं ऐसा कभी कोई मेंबर नहीं हूँ, लेफ्टिस्ट नहीं हूँ मैं, ठीक है। मुझे पर्सनली क्या लगता है पता है अदिति, इतने ज़्यादा डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं ना, क्योंकि देखिए इंडिया क्या है, इंडिया डायलॉग है एक, अलग अलग जितनी भी ओपिनियंस हैं ना, जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं, उनका एक डायलॉग है इंडिया, सब साथ में है ना। अगर इतने डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, फिर हम इतने बैरियर्स लगा देंगे कि एबीवीपी लेफ्ट की बिल्कुल नहीं सुनेगा, लेफ्ट एबीवीपी की बिल्कुल नहीं सुनेगा, तो फिर डायलॉग कैसे होगा? हम तो, हमारे लोग तो उनका सुनते हैं, उनसे मार भी खा लेते हैं। आप ये कह रही हैं कि लेफ्ट पिटता है एबीवीपी से? वो पीटते हैं हमें। कौन? और उसके बाद आपको मैं शेयर करूंगी, आप बिल्कुल ये चलाइएगा अपने उसमें, श्योरली। और कि उसमें पूरा उन सबका नाम, उनके डिटेल्स और वीडियो क्लिप कि किस तरह वो मार रहे हैं। कौन मार रहे हैं? और उसमें सबसे अव्वल, सबसे ऊपरी दर्जे पे यही जिनका नाम आप ले रहे हैं, आप भी लीजिए, विकास पटेल जी हैं जी। वो उन सबसे टॉप पे हैं मारते हुए। और वो एक बार नहीं, उनका वो हमारे कॉमरेड कैवल्य को उन्होंने मारा, और उन्हीं के नेतृत्व में कॉमरेड मणिकांत के सर से खून भी निकला है। उन्होंने उस तरीके से उनको सर पे उनके किसी लोग ने मारा है। और कॉमरेड नीतीश वो प्रेसिडेंट रहे हैं, उनको मारा गया है और पुलिस उन पे एफआईआर की है। पॉलिटिक्स की बहुत बातें हुई, कुछ इंटरेस्टिंग सा बताओ ना, पर्सनल। नो, यहाँ जेएनयू की कॉलेज लाइफ पे। I would also like to finish this thing by saying कि see, of course, India is diverse. I was in BHU, I was then in Pondicherry, I am here right now. I know and I value the constitution also, because that is something which is holding everything together. But your attack is on that. Your attack is on this very essence. लेकिन एक और चीज़ है कि आप आइडियाज़ बोल के कि बाप रे बाप बहुत सारे आइडियाज़ हैं, घुल मिल रहे हैं। अगर आपका ऐसा आइडिया जो मेरे एग्जिस्टेंस के खिलाफ है, तो मैं क्या उसको एंटरटेन करना चाहिए मुझे? नहीं, अगर ऐसा आइडिया आ रहा है तो आपको डायलॉग करना चाहिए ना, क्या आप ऐसा कैसे सकते हैं? डायलॉग पॉसिबल होना चाहिए,
साथ में बैठकर बात पॉसिबल होनी चाहिए, जो हम उन लोगों के साथ करते हैं जिनके साथ ये पॉसिबल है, जिनके साथ हम बैठ सकते हैं। यहाँ पे जो आरएसएस बीजेपी के रिक्रूटेड प्रोफेसर्स भी होते हैं, वो सीधे हमसे ये कहते हैं कि तुम लोग हमारे मुंह पे कहते हैं कि तुम लोग फ्री में पढ़ते हो। और भी ऐसी बातें कहते हैं जो मैं इस कैमरा पे नहीं बोलना चाहूँगी। तो ये आप कंपटीशन क्लियर कीजिए, कोई भी स्टूडेंट आए कंपटीशन क्लियर करे, वो पढ़ेगा, उसमें क्या है, फ्री फ्री क्या होता है। हाँ, तो ये बार-बार कहा जाता है कि और ये चाहते नहीं हैं कि जेएनयू रहे। कुछ दिन पहले क्या कहते हैं, जेएनयू में एक अटैक हुआ था, है ना, आपस में एबीवीपी के कार्यकर्ता और लेफ्ट वाले भिड़ गए थे, जिसमें लेफ्ट वाले शायद पिटे भी थे। वही मैं कह रही हूँ, आपस में नहीं भिड़े थे। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर जामिया में उपद्रव होता है तो पुलिस लाइब्रेरी में घुस के पीटती है, और जेएनयू में होता है तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। देखिए, अब किया जा रहा है ये चीज़। धीरे-धीरे पुलिस को अंदर आने का पुलिस के लिए अंदर आने का रास्ता, लाइब्रेरी का जो मैं सर्विलांस सिस्टम की बात कर रही हूँ, वहाँ पे जब उसको रोका गया कि आप रातों रात उठकर बिना कुछ बात किए, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे एसएफसी काउंसलर्स और ऊपर जो 4 लोग होते हैं, उनसे आप पूछते ना, स्टूडेंट्स का मैंडेट लेते। ज़रूरी नहीं है कि हम ही जो सोच रहे हैं वो सही है। क्या पता अगर कोई ऐसा रेफरेंडम या कुछ होता तो स्टूडेंट्स कुछ और बोलते कि नहीं लगने दो या कुछ ऐसा, लेकिन आप ये करने देते हमें। उसके उल्टा क्या होता है कि वो ज़बरदस्ती वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। जब रोका जाता है कि आप रुकिए, हमें कर लेने दीजिए स्टूडेंट से बात, तब पुलिस को बुला के पुलिस के दम पर लगवाया जाता है। या वहाँ पे भी मार्च करके स्टूडेंट्स जा रहे थे, पुलिस को वहाँ पे खड़ा कर दिया गया था। अभी भी रोज़ाना बाहर पुलिस हर वक्त खड़ी ही रहती है। तो ये चीज़, बट वो तो एक सेंस ऑफ सेफ्टी देगी ना आपको भी। जो आपने जो प्रिविलेज वाली बात की थी, उसको उसी को दोहराऊंगी कि पुलिस से सेफ कुछ लोग को फील होता है, कई लोग को नहीं होता। अच्छा। वो भी आपका सोशल लोकेशन ही डिसाइड करता है। सोशल लोकेशन डिसाइड करेगा। नहीं, देखिए, आप ना कभी इस चीज़ को थोड़ा सा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक आइडियोलॉजी को, डेफिनेटली सबकी एक आइडियोलॉजी होती ही होती है, कोई भी एपॉलिटिकल एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं हो सकता। बेकार की बात है कि मैं एपॉलिटिकल हूँ या समथिंग लाइक दैट। सबकी अपनी एक पॉलिटिकल सोच होती है ना। जब आप ऐसी बात करते हो तो जहाँ मैं बात करता हूँ डायलॉग की, कि डायलॉग शायद हो सकता है, आप कहते हो कि नहीं हमारे बीच में इतने ज़्यादा मतलब अब डिफरेंसेस आ चुके हैं, आई डोंट थिंक कि हम डायलॉग कर पाएंगे। आपने ऐसा कहा, ठीक है, फिर हम बात करते हैं पुलिस की, ठीक है, तो मतलब ऐसा क्या हो गया, मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के, लेफ्ट के, कि आप कहते हो कि नहीं यार पुलिस खड़ी हुई है तो मे बी पॉसिबल वो हमारे अगेंस्ट ही बुलाई गई है। तो वो हमारे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो हमारे अगेंस्ट ही बुलाई गई थी। वो इतनी जिद हो गई थी लाइब्रेरियन की कि वो 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता क्या रुक नहीं सकी। वो पुलिस को बुला के उन्होंने लगवाने की कोशिश की। वो पुलिस किसके खिलाफ बुलाई गई थी? स्टूडेंट यूनियन। क्या करेंगे स्टूडेंट्स आपका? वहाँ पे रिक्वेस्ट ही कर रहे थे। फिर उन्होंने वो कांच तोड़ा और रोका उसको। उसके बाद आप फिर देखिए क्या होता है। वो रुकते हैं, वीसी कहती हैं कि कमेटी बनाएंगी। कमेटी का रिपोर्ट कहाँ है? जब यूनियन इलेक्शन हो रहा होता है, इलेक्शन कमेटी के पास पावर होता है यूनियन का, यूनियन केयर टेकर बन जाता है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, उस समय पीठ पीछे वो लगवा दिया जाता है। मैं भी कुछ दिन पहले बनो ज्योत्सना लहरी जी के साथ में था, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने ना एक बात बोली कि हम जेएनयू वाले हैं और हम सबसे क्वेश्चन करते हैं, किसी को बख्शते नहीं हैं। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि किसी को बख्शते नहीं, हम सबसे क्वेश्चंस करते हैं, और अगर आप किसी एक समाज से क्वेश्चन करना बंद कर दोगे तो वो समाज मुर्दा हो जाएगा। बेशक, है ना। मतलब ऐसा क्या है जेएनयू की हवा में, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट एंटर करता है उसके अंदर एक रिवॉल्यूशन जाग जाता है। ऐसा जेएनयू, वही मैंने जैसे पहले कहा कि इट्स नॉट बिकॉज जेएनयू की दीवारें जो लाल है वो उसमें ऐसा नहीं है, उसकी वजह से नहीं है। ये यहाँ के जो हमसे पहले जो लोग आए हैं उन्होंने वो बना के गए हैं। हमसे पहले जो लोग पॉलिटिक्स किए हैं, तमाम रीजन्स, रिलीजन, जेंडर, कास्ट,
वो डिस्कोर्स यहाँ पर सेट करके गए हैं, उसका नतीजा है। या क्लास में भी हमारे प्रोफेसर्स जो पहले थे वो उस तरीके से पढ़ाते थे, वो खुद कहते थे कि क्लास से ज़्यादा क्लास के बाहर। आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जेएनयू के पॉलिटिक्स का टोन ऐसा सेट है कि एबीवीपी भी यहाँ टॉक्स कराती है, एबीवीपी यहाँ जेंडर की बात करती है। तो ये जो क्या एबीवीपी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये करती है? नहीं, क्योंकि यहाँ का पॉलिटिक्स इससे पहले लोग सेट करके उसके स्पेक्ट्रम में इस तरीके से इधर की ओर खींच के लेके गए हैं कि सबको अपनी बात रखनी पड़ती है। आप पॉलिटिक्स दारू पिला के नहीं कर सकते हैं, आपको बात करनी पड़ेगी। आप मुझे एक बात बताओ, कितना पैसा खर्च होता है जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में? उसका पूरा जो है वो आई थिंक 5,000 पर कैंडिडेट ही अलाउड है, ऐसा है। आपका कितना खर्च हुआ? मेरा तो मैंने अभी तक मुझे कंट्रीब्यूट करना है और अभी मैं पूछूंगी कि मुझे कितना देना है। एक रफ आइडिया? आई डोंट नो, 5,000 ही देना होगा और कितना 5,000 है ना। टॉकिंग अबाउट डीयू, अब वहाँ का इलेक्शन इट्स ऑल अबाउट मनी एंड मसल। करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है, बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, सुपर कार्स होती हैं, उन पे सुपर कार्स पे पोस्टर चिपका दिए जाते हैं वहाँ पे कैंडिडेट्स के, ठीक है। आपको लगता है ये एक सही अप्रोच है नो, नॉट एट इलेक्शन ऑल, लड़ने की? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जितनी गाड़ियां वो लोग लेकर जाते हैं उतना तो जेएनयू में फिट भी नहीं होगा। ओपनली एक कैंडिडेट जो एनएसयूआई से निकली थी दूसरे कैंडिडेट का कास्ट एनालिसिस कर रही हैं कि ये क्या बोलूं मैं, आई वाज शॉक्ड कि सब बोल दो, ये अनफिल्टर्ड है कि वो ये उस पर्टिकुलर कास्ट को बोलती हैं कि ये वो प्योर नहीं है, मैं प्योर हूँ, ये थोड़ा इधर माइग्रेट करके वो वाली है। आई वाज लाइक ब्रो, कौन क्या बताओ तो सही। नहीं नहीं, आई वोंट टेक नेम्स। क्यों, अब लेफ्ट क्या बात करने से थोड़ा हिचकिचाता है? नहीं, मैं किसी और का नाम यहाँ से क्यों लूं फालतू में। आप कास्ट की बात करते हो ना, आप ऑपरेसर्स की बात करते हो। किसको ऑपरेस किया बताओ? कौन सी कास्ट थी, किसको ऑपरेस किया, क्यों? See, it's not good and dignified. They were women and I will not take their names here. मैं बस बता रही हूँ कि वो ओपनली कि कौन किस कास्ट का है, ये उस कास्ट की नहीं, मैं उस कास्ट की रियल हूँ, वो उस कास्ट की रियल नहीं है। So, मैं रिसर्च कर रहा था थोड़ा आपके बारे में, तो जो आपका पीएचडी का जो आपका सब्जेक्ट है वो विमेन रेसिस्टेंस मूवमेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो क्या आपको लगता है जो विमेन रेसिस्टेंस मूवमेंट होते हैं या फिर जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है, इनकी लैंग्वेज कहीं ना कहीं सिमिलर ही होती है? हाँ, अगर हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स की भी बात करें, जैसे इंडिया में भी विमेन या वेस्ट में भी जो विमेन्स मूवमेंट हुआ है वो एक लीनियर मूवमेंट तो नहीं है। कोई भी मूवमेंट होता है वो लीनियर नहीं होता, उसमें फिर कई डायलॉग्स आते हैं। चाहे वहाँ पे जो अमेरिका में जो मूवमेंट हुआ उसमें जो ब्लैक विमेन, ब्लैक फेमिनिस्ट फिर अपना डिस्कोर्स लेकर आती हैं कि वो फंसी हैं औरत होने में और ब्लैक होने में, फिर वो इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। फिर वो इंडिया में किस तरीके से जो मूवमेंट्स हो रहे होते हैं, तो पहले फिर वहाँ से दलित महिलाएं अपना डिस्कोर्स लेकर आती हैं कि आप जो जिस फेमिनिज्म की बात कर रही हैं उससे हम रिलेट नहीं कर सकते हैं। जो सवर्णा फेमिनिज्म जिसे कहते हैं कि आपकी जो पॉलिटिक्स, फॉर एग्जांपल जो सवर्णा फेमिनिज्म होता है वो बाहर जाके नौकरी करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो दलित फेमिनिस्ट होती हैं या फिर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ से आदिवासी महिलाएं या दलित महिलाएं या फिर जो ओबीसी कास्ट की महिलाएं होती हैं, वो एक्चुअली सालों साल बाहर काम कर रही होती हैं। काम वाला डिस्कोर्स तो उनका उस तरीके से है ही नहीं। या बहुत सारे चाहे मैरिज या डिवोर्स राइट्स या ये सारी प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, तो बिल्कुल जो ऑप्रेसर कास्ट की जो महिलाएं होती हैं उनकी बातें, उनकी कंसर्न्स जो होती हैं वो हावी हो जाती हैं उन लोगों के जैसे ये कहा जाता है कि बाहर आप फेमिनिज्म की बात करते हो लेकिन आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प आती है उसको आप कैसे ट्रीट करते हो। या फिर जब रेखा गुप्ता पिंक टिकट हटाती हैं लोगों के लिए, वो किन के लिए हटा रही हैं? वो जो
जो दूर दराज के एरिया से, जो नजफगढ़, जो बदरपुर बॉर्डर से औरतें जो काम करने आती हैं, वो उनके उनकी एक फैसिलिटी खत्म हो जाएगी हाँ, इससे। वो जो 15-15 रुपए, 25-25 रुपए बचा रही हैं, 30 दिन में कितना हो जाएगा? और वो उनके लिए कितना कितना सहूलियत का था कि हमें बस में बैठकर जाना है बस। तो आप अप्रिशिएट करती हैं आम आदमी पार्टी के इस स्टेप को? वो अच्छा स्टेप था, काफ़ी महिलाओं के लिए वो बहुत मददगार था। तो उसमें और जो दिल्ली यही लोग चलाते हैं एक्चुअली में, तो वही मैं मतलब ये मैं और भी जगह कह चुकी हूँ, ये मेरा ऐसे बहुत ही रॉ ऑब्जर्वेशन ही है, लेकिन वो बनारस में भी ऐसा है और यहाँ पर भी कि हर जो कॉलोनी होती है, जैसे यहाँ डीडीए फ्लैट्स होते हैं, उसके बगल में मुनीर का डीडीए फ्लैट है, लेकिन मुनीर का विलेज भी है। पालम डीडीए फ्लैट्स है, लेकिन पालम विलेज भी है। तो फ्लैट्स को कौन चला रहा है? अच्छा, बीएचयू या जेएनयू? जेएनयू। दिल्ली या बनारस? दैट्स अ टफ वन, बट वो उसमें अलग पर्सपेक्टिव। बनारस ने सोचना सिखाया है, दिल्ली में आके वो इम्प्लीमेंट किया गया है। बनारस अपने आप में नहीं, मेरे जो दोस्त थे, मेरा जो वहाँ पे भी जो एजुकेशन हुआ है, जो एमएमवी की लड़कियाँ थी जिन्हें बहुत कमज़ोर समझा जाता था, लेकिन वो बहुत मजबूत लड़कियाँ हुई हैं हर जगह। आपके ही यूनिवर्सिटी से निकले हैं डॉक्टर उमर खालिद, नाम सुना होगा डेफिनेटली आपने, है ना? तो 5 साल हो गए ऑलमोस्ट, उनका भी ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ, हाउ डू यू सी दिस? शर्जिल इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, शर्जिल इमाम, खालिद सैफी, मीरान हैदर, अभी तक ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ। या सो दिस इजंट इट ऑब्वियस कि उनके रिलीजन के बेसिस पे, क्योंकि उनका नाम उमर खालिद है, क्योंकि उनका नाम शर्जिल इमाम है, क्योंकि उनका नाम गुलफिशा फातिमा है। आप बहुत कंट्रोवर्शियल चीज दिस इज नॉट कंट्रोवर्शियल एट ऑल, दिस इज ऑब्वियस। ये ऑब्वियस सी चीज है। किसकी माएँ, जब ये भारत माता की बात करते हैं, ठीक है, ओके, बट कौन है वो, कौन सी माँ जो है उनके इमेजिनेशन में? क्या नजीब की माँ वो माँ है जिसको, जो आज तक अपने बेटे को ढूंढ रही है? क्या रोहित की माँ, राधिका माँ, वो माँ है जिनके बेटे को आप मार देते हो? क्या गुलफिशा की माँ वो माँ है जो आती हैं प्रोटेस्ट, जिनको, वो माएँ जिनको प्रोटेस्ट करना पड़ता है, जो वो आप, लेकिन ये भी, ये माएँ, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है मदरहुड की, उसको डिफाई भी करती हैं कि वो इनके खिलाफ लड़ रही हैं। वो इंटरव्यू में मतलब ये मीडिया वाले उनको एकदम पेस्टर करते हैं, बट दे स्टैंड देन से कि वी हैव नथिंग मोर टू लूज। वो सारी माएँ, चाहे नॉर्थ ईस्ट में, चाहे कश्मीर में, जो ढूंढ रही हैं अपने बच्चों को। जेएनयू में कौन सी 3 चीजें हैं जो अच्छी नहीं लगती? अभी ये साफ है, अभी शाम तक यहाँ पे लोग चाय का कप उठाकर नहीं फेंकेंगे, पीकर छोड़ देंगे। मुझे समझ नहीं आता है कि क्या है यार, उठाकर फेंक दिया ही तो डस्टबिन रहता है यार, पहली चीज। दूसरी, and it's not just here, it's like everywhere. हाँ, मतलब बेसिकली एक क्लीनिनेस बेस्ड ऑन सिविक सेंस। या और दूसरी चीज क्या नहीं अच्छी लगती है मुझे, बस एक ही चीज अच्छी नहीं लगती। मेस का जो मिक्स वेज रहता है, भाई मिक्स वेज मत बनाओ यार। अब आप प्रेसिडेंट हैं, आप डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। आलू सिर्फ रहता है उसमें, नहीं भाई, हमारे हॉस्टल में प्रेसिडेंट्स हैं। मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मैं अंदर घुसूंगी, मेरी दूसरी प्रेसिडेंट वहाँ पे है। दिस इज जेएनयू। थर्ड I'll have to think. There must be a lot of things that I do not like. मुझे लगता है कि पीएचडी स्कॉलर्स के लिए अपना एक डेजिग्नेटेड एरिया या स्टडी रूम होना चाहिए, जो कि नहीं है। अब आप प्रेसिडेंट हैं, अब आप बात उठाइएगा। हाँ, औरतों के लिए सिंगल सीटर नहीं है। मेन दे गेट सिंगल सीटर लाइक एकदम फर्स्ट ईयर के एंड तक मिल जाता है। मोदी जी को कैसे देखती हैं? Also there is another thing कि बहुत प्रोग्रेसिव होने के बावजूद we are not trans inclusive. हमारे पास जेंडर न्यूट्रल हॉस्टल्स, वॉशरूम्स वगैरह नहीं हैं।
सो ये सारी चीज़ें हैं। अब वही मैं सोच रही थी ना कि गिनना शुरू करेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। अब आपके पास इतनी चीज़ें हैं, आप एटलीस्ट अपने जो भी आपका कार्यकाल रहेगा तो आप उसमें बहुत कुछ कर सकती हैं, है ना? यस। सो आई एम अगेन आस्किंग, मोदी जी को कैसे देखती हैं? कैसे लगते हैं? या कैसे लगेंगे वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते हैं जो, और वो खुद ऐसी बातें बोलते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्रिमिनलाइज, विलेनाइज, डीमोनाइज करती है। और राहुल गांधी को कैसे देखती हैं? ही मस्ट डू गुड, मतलब उनको, अगर वो इंडिया अलायंस बना है, दीज पीपल शुड राइज अबव एंड यू नो, और मेहनत करें, यही कहूँगी। मतलब बस यही, हाँ बस। पर्सनली मोदी जी, अगर पॉलिटिक्स हटा दीजिए, पॉलिटिक्स कैसे हटाएं? ही इज अ पॉलिटिकल लीडर। ही कोई एक चीज़ जो उनके बारे में अच्छी लगती हो? नो, डोंट यू थिंक ही इज अ गुड कम्युनिकेटर? नो, नॉट एट ऑल। कैसे बोलते हैं ही यार? इज नॉट। कैसे बोलते हैं यार? आप बताइए ना कैसे? टेलीप्रॉम्प्टर से देख देख कर बोलते हैं। इतना तो उन्होंने क्या क्या मिस वो प्रोनाउंस कर दिया है। स्पेशली वो बेटी बचाओ वाला तो याद ही होगा यार। ठीक है, हर देखिए बहुत आसान है। मैंने सुन के मैं बोल दूंगी कि बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, इतने कन्विक्शन के साथ बोलूं कि बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको मानना पड़ जाएगा। राहुल जी कैसे ओरिएटर? ही इज ऑल्सो फाइन। I think I have like heard कॉमरेड धनंजय बहुत अच्छा बोलते हैं, अभी वो भोरे से चुनाव लड़ रहे हैं। या कॉमरेड सुचिता। गई आप उनके चुनाव में? मेरा खुद का यहाँ चुनाव था ना, उनका 6 तारीख को वो था। नहीं, अगर उससे पहले आप गई हो? नहीं गई, नहीं जा पाई। हाँ, अलग अलग टाइम पे होता तो जाते, काफ़ी लोग यहाँ से जाते, क्योंकि वो ऑफ कोर्स हमारे अध्यक्ष रह चुके हैं तो। और कॉमरेड सुचिता बहुत अच्छा बोलती हैं। मतलब वो तो नॉर्मल कन्हैया कुमार कैसा बोलते हैं? अच्छा बोलते हैं, वो तो अपने बोलने के लिए जाने जाते हैं। अब वो कॉमरेड से कांग्रेट हो गए हैं। वो खुद बोलते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है, उनसे होस्ट ने पूछा कि मैं आपको कॉमरेड बोल सकता हूँ, बोले नहीं, अब आप हमको कांग्रेट बोलिए। तो मतलब आने वाले वक्त में क्या हम अदिति मिश्रा को कॉमरेड से कांग्रेट होते हुए देखेंगे? आई डोंट हैव एनी सच ऐसा पॉलिटिकल एस्पिरेशन। एक्टिविज्म इज समथिंग एल्स, और उस तरीके से बाहर जाके पॉलिटिक्स। लेकिन अगर इतनी चीज़ों को हम वर्ल्ड में देखते हैं जो ठीक नहीं है, ठीक होनी चाहिए, आपको नहीं लगता उसके लिए मेन स्ट्रीम में आना ज़रूरी है? मुझे लगता है कि बहुत सारे तरीके हैं। इनफैक्ट CPI ML के अपने बॉडीज़ हैं, एक्टू है, एप्वा है, बहुत सारे। और उतना मुझे, मैं थोड़ा माई नेचर इज़ नॉट कि मैं उतना कुछ टॉलरेट या वैसे। एंड ऑल्सो आई डोंट कम फ्रॉम अ फैमिली विच हैज़ अ लॉट ऑफ फंडिंग कि वो मेरे को उधर पे। और दूसरी बात है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो पॉलिटिक्स। In politics is different thing. In going into any kind of legislation and all, I would love to study those things. I would love to teach those things. चलिए, थैंक यू सो मच। आपने हर बात का बहुत ऑनेस्टली जवाब दिया। यार कुछ ज़्यादा ऑनेस्टली दे दिया कई बार। अच्छा, आपने ज़्यादा ऑनेस्टली दे दिया, आपको लग रहा है ऐसा? हाँ, मतलब आप ही बीच में एकदम बोले थे कि कंट्रोवर्शियल, बाकी तो मेरे हिसाब से तो नहीं, कहाँ कंट्रोवर्शियल, कहाँ था वही तो controversial? आप कह रहे थे। नहीं, मैंने जो दो तीन चीजें आपने ऐसी बोली, हो सकता है उससे कुछ लोग शायद नाराज हो। अब कोई फर्क अब नहीं बोल पड़ता। दिया, छोड़ो।